समय की बात है। कुशलपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ी महिला दामिनी अपने बेटे महेश के साथ रहती थी। महेश बहुत मेहनती था, मगर वो उतना ही मोटी बुद्धि का था, जिस वजह से लोग उसे ठग लेते थे। आज महेश काम करके घर लौटा था तो दामिनी ने महेश से पूछा, बेटा महेश, इस हफ्ते के पैसे मिले? माँ, आज मुझे पूरे 100 रुपए मिले हैं। क्या, बस 100 रुपए मिले? हाँ माँ, ठेकेदार जी ने बाकी सारे मजदूरों को गुलाबी नोट दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये अलग नोट क्यों दी, तो उन्होंने बताया कि ये 100 की नोट उन गुलाबी नोटों से ज्यादा है। अरे मेरे भोले, ये 100 की नोट है और वो गुलाबी नोट 2000 की होती है, तो गुलाबी नोट इस नोट से बड़ी हुई। अच्छा? बेटा, उन्होंने तुझे ठग लिया। मैं बुद्धिहीन हूँ ना, इसीलिए मैं समझ ही नहीं पाता और लोग मुझे ठग लेते हैं। नहीं लाल, तू बुद्धिहीन नहीं है, तू बहुत भोला है। नहीं, आप कुछ नहीं जानती, सब मुझे यही कहते हैं। ये कहकर महेश वहाँ से निकल पड़ा। अरे लाल सुन तो, कहाँ नाराज होकर जा रहा है? और दामिनी की पुकार भी ना सुनी। महेश रात के समय चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक रोबोट पड़ा हुआ है। वो रोबोट हिल भी नहीं पा रहा था। महेश उसके पास पहुंच गया। अरे, ये इतनी बड़ी गुड़िया, वो भी लोहे की। अगर इसे माँ को दे दूं तो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं एक रोबोट हूँ और मुझे फ्यूल की जरूरत है, मुझे फ्यूल दे दो। ये बड़ी गुड़िया तो बोलती है। फ्यूल, ये क्या होता है? कोई खाने की चीज है क्या? तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ, ये फ्यूल मेरे लिए खाने की ही चीज है और मैं इसके बिना चल नहीं सकता। पर फ्यूल मिलेगा कहाँ? पानी, मुझे पानी दे दो, वही मेरा फ्यूल है। ठीक है रोबोट भैया, अभी लाता हूँ। महेश वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद एक मटके में पानी लेकर आ गया। महेश पानी को अब रोबोट को पिलाने लगा। कुछ ही देर में रोबोट उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया, मैं भविष्य से आया हूँ और फ्यूल खत्म होने की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, पर अब तुमने मुझे फ्यूल दे दिया है तो मैं घर लौट सकता हूँ। महेश अचानक रोने लगा। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? रोबोट भैया, आपने अभी मुझे होशियार कहा था ना? मुझे आज तक किसी ने होशियार नहीं कहा। सब मुझे मोटी बुद्धि कहते हैं। मैं तुम्हें होशियार बना सकता हूँ। क्या सच? वो कैसे? रोबोट एक कैप्सूल महेश के हाथ में देकर बोला, ये दवाई खाकर पानी पी लेना। मैं जिस भविष्य से हूँ वहाँ हमें एआई कहा जाता है। तुम ये कैप्सूल खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेज हो जाएगी। तुम एक चलते फिरते एआई रोबोट बन जाओगे। क्या सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। भविष्य में मेरा पहुँचना बहुत जरूरी है। रोबोट वहाँ से गायब हो गया और महेश भी अपने घर लौट गया। अगले दिन महेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मजदूरी को छोड़कर अपने खेतों पर ध्यान दूं। आखिर पिताजी मेरे लिए बहुत खेती छोड़ गए हैं ना। ये तू बोल कैसे रहा है बेटा? तेरी आवाज को क्या हो गया? सही कहते हैं, माँ से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। महेश अपनी माँ को सारी घटना बताने लगा। अच्छा, तो ये बात है। पर बेटा, तेरी बुद्धि बढ़ी है, इसका सही इस्तेमाल करना, समझा? और हाँ लल्ला, वो खेत तो इसी वजह से बंजर पड़े हैं क्योंकि तू खेती संभालना नहीं जानता, वरना अब तक तो तू बहुत बड़ा जमींदार बन जाता। सही कहा माँ, पर अब मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी ठेकेदार बहुत कम पैसे देकर काम कराता है ना, तो मैं अगर लोगों को कुछ ज्यादा पैसे दूंगा तो वो मेरे पास काम करने लगेंगे। अरे लाल, तू तो समझदार हो गया।
अब मैं चलता हूँ माँ, और कुछ लोगों से बात करके उन्हें आपके पास लेकर आता हूँ। ठीक है, जा, भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। महेश वहाँ से निकल पड़ा और जाकर एक पंचायत बुलाई, उसी पेड़ के पास जिसमें भोलू, ठेकेदार, प्रधान, मल्लू पहलवान और कुछ गांव वाले मौजूद थे। क्या बात है महेश, आज तुमने कैसे पंचायत बुला ली? कोई खेल दिखाने वाले हो क्या? तो तुम्हें क्या लग रहा है, अपना महेश तुमसे गणित की बातें करेगा? महेश, ये सब छोड़ो और चलो, तुम्हें 100 की बड़ी नोट दूंगा। नहीं ठेकेदार जी, आप तो 100 की छोटी नोट और 2000 की बड़ी नोट अपने पास ही रखिए। मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि आप सबसे ठेकेदार जी बहुत कम पैसों में काम करा रहे हैं। अरे महेश, वो तुम्हें 100 रुपए देते हैं, हमें नहीं। भोलू, अगर वो मुझे कम पैसे देते थे तो क्या तुमने कभी मेरी तरफ से आवाज उठाई? नहीं ना? वो अरे भोलू, ये महेश तो होशियारों जैसी बातें कर रहा है। ये सब छोड़ो, मैं कोई पैसे नहीं बढ़ाने वाला। हफ्ते के 2000 देता था, उतने ही मिलेंगे। देखा आप सबने, ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे और आपसे 2 गुना काम भी लेंगे। तो हम और क्या करें? मेरे पास एक सुझाव है। देने के लिए मेरे पास इस समय पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास बहुत जमीन है। अगर आप सब मेरे खेतों में काम करेंगे तो आपकी मेहनत के बदले आप सबको साल भर का राशन मैं दूंगा, और साथ में जब यह धान बेचूंगा तो उनसे आए पैसों से आप सबका हिसाब भी कर दूंगा। ये तो तुम बहुत ही बढ़िया सौदा कर रहे हो। बाद में पीछे तो नहीं हटोगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उतना मैं जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? इन लोगों को बहका कर अपनी वाहवाही करवा रहे हो? जी नहीं, इन्हें इनके काम की असली कीमत बता रहा हूँ ठेकेदार जी। अब आपकी चालबाजी यहाँ सब जान चुके हैं और कोई आपका साथ नहीं देने वाला। महेश और बाकी सब वहाँ से निकल पड़े और ठेकेदार गुस्से में दांत पीसता रह गया। लोग महेश के खेतों में काम करने लगे। महेश ने तरह तरह के उपाय करके खेती का काम बहुत आसान कर दिया और फसल भी बहुत बढ़िया आने लगी। कई महीने बीत गए और आज ठेकेदार प्रधान के साथ उनके घर पर बैठा था। इस महेश का कुछ करना पड़ेगा। 3 महीने हो गए, लोगों ने धीरे धीरे करके मेरे पास काम करना ही बंद कर दिया है। इतनी चिंता क्यों करते हो? ठिकाने लगा दो उसे। आप जानते नहीं, लोग कहते हैं कि उससे होशियार इस गांव में कोई नहीं है। उसने खेती बहुत आसान कर दी है और लोग उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। होशियार और मक्कार होने में बहुत फर्क है ठेकेदार जी। वो हमारी मक्कारी को नहीं समझ पाएगा। अगर हम उसे किसी जाल में फंसा दे तो। ये सही कहा आपने प्रधान जी। मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। मेरे दिमाग में एक योजना है, उसकी बुद्धि उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे हम। महेश उनकी चाल से अनजान था। अगली सुबह महेश अपने घर पर अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ, आज प्रधान जी ने मुझे अपने घर की तिजोरी खोलने के लिए बुलाया है। वो और ठेकेदार जी दोनों मिले थे कल मुझे। उन्होंने कहा कि उनकी चाबी खो गई है और मेरे अलावा कोई उसे खोल नहीं पाएगा। ओह, तो ये कहा था उन्होंने। बेटा सुन, तू होशियार तो बहुत हो गया है, पर तुझे लोगों की मक्कारी नहीं समझ आती। तू एक काम कर, जाते समय कुछ गांव वालों को बता देना कि तू उनके घर किस काम से जा रहा है। ठीक है माँ। महेश ने अपनी माँ के कहे अनुसार रास्ते में कुछ लोगों को बताया और प्रधान के घर पहुँचा। प्रधान और ठेकेदार तिजोरी के पास बैठे महेश का इंतजार कर रहे थे। आओ भाई महेश, आओ। हाँ प्रधान जी, क्या यही तिजोरी खोलनी है? हाँ भाई, खोल तो लोगे ना। अरे इनकी बुद्धि के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। ये सब खोल लेंगे। आइए चलकर तब तक
हम दोनों इनके नाश्ते पानी की व्यवस्था करते हैं। अच्छा ठीक है महेश, तुम ये तिजोरी खोल दो, हम आते हैं। जैसा आप कहें प्रधान जी। प्रधान और ठेकेदार वहां से चले गए। महेश तिजोरी खोलने में लग गया और कुछ ही देर में तिजोरी खुल गई, जिसमें काफी सोना और पैसा रखा था। वाह, ये सब काम अब कितना आसान हो गया है। आखिर बुद्धि बड़े काम की चीज है। तभी वहां प्रधान और ठेकेदार कुछ गांव वालों के साथ पहुंच गए और साथ में दामिनी भी वहां आ गई। ये देखो लोग, सभी लोग ध्यान से देखो, ये महेश मेरे घर में चोरी कर रहा है। मैंने कहा था कि मेरे घर में कोई घुसा था, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। इतनी होशियारी और इसे चोरी में लगा रहे हो? आप कह रहे हैं कि महेश चोरी कर रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये सच है ठेकेदार जी? हाँ बिल्कुल सच है। अचानक दामिनी, महेश, मल्लू, भोलू सब हंसने लगे। तुम सब हंस क्यों रहे हो? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि इतनी बुद्धि होने के बाद भी मैं अपनी माँ की वजह से बच गया। मतलब ये कि मेरी माँ ने कहा था कि मैं गांव में सबको बताते हुए जाऊं कि मैं आपकी तिजोरी खोलने जा रहा हूं। अब मैं समझा उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अब सब जान गए कि आप दोनों मुझे यहाँ कैसे फंसाना चाहते थे। आप दोनों अब इस गांव में रहने लायक नहीं हैं। हाँ हाँ, बहुत हो गया इनका। अब से हमारा प्रधान और ठेकेदार सब महेश ही है। भागो ठेकेदार, वरना अपनी खैर नहीं। मैंने आपसे पहले तैयारी कर ली है, आप अपना देखिए। दोनों ठेकेदार और प्रधान वहां से भाग निकले और बाकी सब इस दृश्य पर हंसने लगे कि कैसे इतने होशियार व्यक्ति को अब भी उसकी माँ बुरी नजरों से बचाती है। ये कहानी है एक बहुत ही मेहनती इंसान योगेश की। योगेश एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। योगेश की शादी को 2 साल हुए थे और उन्हें 2 जुड़वा बच्चे भी थे। अब इन दोनों के सारे सपने पूरे करने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, करनी तो पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमें इसीलिए जुड़वा बेटे दिए हैं क्योंकि हम उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो पैदा करता है वो पालता भी है। पालने को तो बच्चे कैसे भी पल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके सारे सपने पूरे हों। जरूर होंगे, आप इनके बारे में सोच जो रहे हो। बस इस दिन से योगेश ने और मेहनत करना शुरू कर दिया। वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करता था और रात को 11 बजे लौटा करता था। बच्चे सो गए क्या? जी, वो कहाँ इतनी देर जागते हैं। अच्छी बात है, कम से कम उन्हें तो आराम मिल रहा है। योगेश बहुत कम अपने बच्चों को देख पाता था। सिर्फ संडे ही ऐसा दिन था जब योगेश अपने बच्चों के साथ बिताता था। अरे सविता, ये देखो, अर्नो तो चल रहा है। मुझे पता है, वो पिछले 3 दिनों से पकड़ पकड़ कर चल रहा है। अरे वाह! योगेश अपने बेटे को चलता देख खुश था। इसी तरह योगेश की जिंदगी के 10 साल बीत गए। अब योगेश की खुद की एक कंपनी थी, लेकिन उसके पास अभी भी अपने परिवार के लिए समय नहीं था। अब तो हम अमीर बन गए, अब तो आप हमारे लिए समय निकाल ही सकते हैं ना? सविता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटों को दुनिया की हर खुशी मिले। मैं ये सब उनके लिए ही तो करता हूँ। क्या फायदा ऐसे काम का जो आप अपने बेटों से मिल ही ना पाए। पहले कम से कम आप संडे घर पर रहते थे, अब तो वो भी नहीं। पहले मैं दूसरों के लिए काम करता था, अब खुद के लिए। ये सब मैं अपने बेटों के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि उनकी जिंदगी आराम से बीते। आपके बेटों को ये ऐशो आराम नहीं, बल्कि आपका समय चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप समय निकाल भी तो नहीं रहे। सविता अक्सर योगेश से इस बात पर बहस करती थी। ऐसा करते करते 5 साल और बीत गए। योगेश के दोनों बेटे अर्नब और आर्यन बड़े हो चुके थे। एक दिन उनका पूरा परिवार डिनर पे मिला। पापा, अगले हफ्ते हम पढ़ने के लिए फॉरेन चले जाएंगे।
पता है मुझे, हम चाहते हैं कि हम कुछ टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ बिताएं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप हमारे लिए टाइम निकाल पाएंगे? तुम भी न सविता, एक काम करो, तुम तीनों कल सुबह ही हमारे केरला वाले हॉलिडे हाउस में चले जाओ। मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं परसों सुबह वहां आ जाऊंगा। अगले 3 दिनों के लिए मेरा पूरा टाइम तुम लोगों का। सच्ची? यस माय सन, बिल्कुल सच्ची। आप पक्का आएंगे ना? हाँ सविता, पक्का, प्रॉमिस। योगेश की ये बात सुनकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। आर्यन और अर्णव ने उसी रात पैकिंग शुरू कर दी। आई एम सो हैप्पी। हाँ, पापा पहली बार हमारे साथ हॉलिडे मनाएंगे। बट मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। इतना मत सोच, उन्होंने बोला है तो वो जरूर आएंगे ना। हाँ। यहाँ सविता अपने रूम में पैकिंग कर रही थी। मैं पक्का आपकी पैकिंग कर दूं ना? हाँ, और मेरे फेवरेट टी शर्ट मत भूलना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप आएंगे। मैंने पिछले हफ्ते ही ये प्लान बना लिया था, सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। अरे वाह, आप कब से ये सोचने लगे? बस अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ ना। बूढ़े होंगे आपके दुश्मन। अगली सुबह सविता अपने दोनों बेटों के साथ कार में निकल गई। योगेश अपने ऑफिस गया और उसने अपना पूरा दिन का काम खत्म किया। फिर वो भी अपनी गाड़ी में हॉलिडे होम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो एक्साइटेड था कि ये उसकी पहली फैमिली हॉलिडे है। अर्नो और आर्यन बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी अगले 1 साल वो फॉरेन में अकेले रहेंगे। योगेश ने खुशी खुशी अपने हॉलिडे होम का गेट एंटर किया, पर वहां पहुंचकर उसकी चीख निकल गई। आसपास पुलिस वाले जमे थे और पूरा घर जल चुका था। सर, अभी 2 घंटे पहले ही यहाँ गैस सिलेंडर फूटा। आपकी पूरी फैमिली जल गई, कोई नहीं बचा। योगेश अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो अपनी फैमिली को टाइम देने आया था और उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। वो बेबस था। अब उसके करोड़ों रुपए भी उसकी फैमिली उसे लौटा नहीं सकते थे। योगेश के कमाए हुए करोड़ों रुपए आज उसके लिए बेमतलब थे।